लोकसभा इलेक्शन के तीसरे टप्पे की वोटिंग आज 7 मई को पूरी हो चुकी है। देश भर की 93 सीट्स पर मतदान आज हुआ। महाराष्ट्र और गुजरात में 26 सीट्स, कर्नाटका की 14 सीट्स, यूपी की 10, एमपी की 8 और इसी तरह दूसरे स्टेट्स में 12। 2019 के इलेक्शन देखे दोस्तों तो इन 93 सीट्स में से बीजेपी ने 71 सीट्स पर जीत हासिल की थी और कांग्रेस को बस 4 पर जीत मिली थी। इसीलिए 2019 में बीजेपी तीसरे टप्पे में कांग्रेस से बहुत आगे निकल चुकी थी। मोदी जी ने इस बार कहा कि अब की बार 400 पार। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार। लेकिन तीसरे टप्पे के बाद क्या ये 400 पार हो पाएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। और वो इसलिए भी कि हर बार का इलेक्शन अलग होता है, हर बार जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है। यही देखते हुए दोनों पार्टीज ने खूब तैयारी की और इलेक्शन प्रचार में भी उतरी। अब इसके एंड रिजल्ट क्या होंगे ये तो 4 जून ही को मालूम हमको होंगे। मगर आज तीसरे टप्पे की वोटिंग के बाद क्या ट्रेंड सामने आया है ये देखते हैं। तीसरे टप्पे में 93 सीट्स पर 1322 कैंडिडेट्स खड़े हुए थे, जिनमें से हाईएस्ट बीजेपी के हैं 82, बीएसपी के 79 और कांग्रेस के 68। इनका एनालिसिस करें तो 1332 सीट्स में से 121 महिला हैं, 241 कैंडिडेट्स पर गुना दाखिल हैं, 387 कैंडिडेट्स करोड़पति हैं। एजुकेशन लेवल देखें दोस्तों तो 591 कैंडिडेट्स के पास डिग्रीज हैं। आज के टप्पे में गुजरात, असम, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, गोवा इन स्टेट्स में इलेक्शन कंक्लूड हो गए हैं। टोटल इन 3 टप्पों को मिला लें तो 280 सीट्स पर इलेक्शन कंक्लूड हो चुके हैं। 2019 को देखें तो इसमें बीजेपी ने गुजरात की सारी 26 सीट जीती थी, राजस्थान की सारी 25 सीट जीत ली थी, छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीट्स बीजेपी ने ली थी, कर्नाटका में 28 में से 26 सीट्स उसको मिली थी, उत्तराखंड में 5 में से 5 और नॉर्थ ईस्ट को देखें तो 25 में से 18 सीट्स बीजेपी को 2019 में आई थी। लेकिन इस बार कर्नाटका और राजस्थान में बीजेपी को पुराना परफॉर्मेंस रिपीट करना मुश्किल होगा, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरी तरफ तमिलनाडु और केरला में कांग्रेस के एलाइज ने नियरली पूरी की पूरी सीट जीती थी। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस की अलायंस थी और इसने 39 में से 38 सीट जीती थी, जबकि केरला में कांग्रेस और यूडीएफ ने 20 में से 19 सीट्स। ये था कांग्रेस का 2019 का हाल। अब तीसरे टप्पे में जिन सीट्स पर वोटिंग हो रही है इसमें कई दिग्गज मैदान में हैं। आइए यूपी को देखें। यूपी में 10 सीट्स पर यहाँ पर वोटिंग होगी, जिसमें से 3 सीट्स पर समाजवादी के यादव परिवार मैदान में है। मैनपुरी सीट, जिसको समाजवादी का गढ़ भी कहा जाता है, यहाँ से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव लड़ रही हैं। इस सीट पर पहले मुलायम सिंह यादव लड़ा करते थे, लेकिन उनके देहांत के बाद कोर्ट निवडणूक में ये सीट डिंपल यादव ने जीती और वो आज फिर से मैदान में है। 2019 में रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव ये फिरोजाबाद से लड़ रहे हैं। पिछली बार पार्टी में पड़ी फूट के चलते शिवपाल यादव यहाँ से खड़े हो गए थे और इसीलिए सपा के कैंडिडेट्स अक्षय यादव यहाँ से नियर अबाउट 30,000 वोट से हारे थे। इस बार फिर से अक्षय यादव मैदान में हैं। बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव मैदान में हैं। इसीलिए तीसरे टप्पे का मतदान यादव परिवार के लिए एकदम ही इम्पोर्टेंट है। अब आइए एमपी की तरफ। तीसरे टप्पे में यहाँ पर 8 सीट पर वोटिंग हुई। एक्स चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, कांग्रेस के दिग्गज दिग्विजय सिंह और बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ के 3 इम्पोर्टेंट कैंडिडेट्स हैं। 2019 में सिंधिया अपनी पारंपरिक सीट गुना कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन उन्होंने लड़ा था, लेकिन उनको बीजेपी के कैंडिडेट ने हरा दिया था। आज यहीं से वो बीजेपी के कैंडिडेट बनकर फिर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। 2023 के असेंबली इलेक्शन में बम्पर जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान को सीएमशिप से दूर रखा गया और ये बात का बहुत मीडिया में चर्चा भी हुआ। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार
ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूँ। मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, उनके साथ काम करने का अवसर मिला। उनके सपोर्टर्स को ये एक बहुत बड़ा झटका था। इससे पहले भी वो 4 बार खासदार रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने भाषणों में दिल्ली में उन्हें बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी इसका वादा किया है, इसीलिए वोटर्स उनके पीछे खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। संगठन में मैं शिवराज साहब के साथ काम करते थे, पीएम मुख्यमंत्री थे, मैं भी मुख्यमंत्री था, हम साथ काम करते थे। वो पार्लियामेंट में गए थे तब मैं महामंत्री के नाते साथ में काम करते थे। अब फिर मैं एक बार उनको ले जाना चाहता हूं। इसके अलावा पिछले 40 साल से वो इलेक्शन जीतते रहे हैं, इसीलिए उनकी जीत सर्टन है, ऐसा भी आंकलन लगाया जा रहा है। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह अपनी ट्रेडिशनल सीट राजगढ़ से लड़ रहे हैं। 80s और 90s के दशक में दिग्विजय सिंह यहाँ से जीतते रहे हैं, लेकिन 2014 और 2019 में भाजपा ने यहाँ से जीत हासिल की थी। अब यहाँ इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसके बाद आइए कर्नाटका में। यहाँ 2 टप्पों का मतदान कंप्लीट हो चुका है। 26 अप्रैल को यहाँ 14 सीट्स पर वोटिंग हुई और बाकी बची हुई 14 सीट्स पर आज वोटिंग कंप्लीट हो गई। कर्नाटका के प्रचार में प्रज्वल रेवन्ना का सेक्स स्कैंडल छाया रहा। साउथ कर्नाटका जहां ये ज्यादा डिस्कशन में रहा, वहां 26 अप्रैल ही को वोटिंग हो गई। अब 7 को नॉर्थ कर्नाटका में वोटिंग हुई, जिसको बॉम्बे कर्नाटका या हैदराबाद कर्नाटका भी कहा जाता है। इस स्कैंडल का कितना इफेक्ट नॉर्थ कर्नाटका की वोटिंग पर होगा, ये तो देखने की बात रहेगी। इस टप्पे में बीजेपी के दिग्गज नेता इलेक्शन में हैं। येदियुरप्पा, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और एक्स डिप्टी सीएम बसवराज बोम्मई, इनके अगेंस्ट में भी कैंडिडेट्स दिग्गज हैं। इसीलिए जीतने के लिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए तीसरे टप्पे की वोटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भाजपा को सत्ता से दूर रखना है तो कांग्रेस को यहाँ ज्यादा से ज्यादा सीट्स अपने पाले में लानी पड़ेंगी। इस टप्पे में कांग्रेस को महाराष्ट्र की 11, कर्नाटका की 14 और यूपी में यादव फैमिली जिन पर लड़ रही है उन सीट से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। इसीलिए इस टप्पे में कांग्रेस और बीजेपी की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, ये बहुत ही दिलचस्पी का विषय रहेगा। आपकी इस पर क्या ओपिनियन है, हमको ज़रूर कमेंट करके बताइए। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए वोट रिस्पॉन्सिबली। थैंक यू वेरी मच।